वेलकम टू माय चैनल रोड टू हिस्ट्री। आज के इस वीडियो में एक स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा हुआ जो महत्वपूर्ण आंदोलन है गांधीयन एरा का, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, हिंदी में जिसको सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। और इसी को नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको नमक सत्याग्रह के नाम से क्यों जाना जाता है, ये नाम क्यों दिया गया, या नमक को ही सिंबल के रूप में क्यों चुना गया, नंबर 1। नंबर 2, वो कौन सी परिस्थितियां थीं जिसकी वजह से ये आंदोलन शुरू की गई, इस पर हम चर्चा करेंगे। अगर देखा जाए तो असहयोग आंदोलन के वापसी के बाद महात्मा गांधी सक्रिय राजनीति से अलग थलग हो गए और जो उनके कंस्ट्रक्टिव वर्क्स थे, जैसे नशाबंदी का से जुड़ा हुआ आंदोलन या जो अछूतों के उद्धार से जुड़ा हुआ आंदोलन, इसमें वो लग गए थे। सक्रिय राजनीति से वो अपने आप को अलग थलग कर दिए थे। कांग्रेस भी दो विचारधारा के गुटों में बंट गई थी, एक परिवर्तन समर्थक, एक परिवर्तन विरोधी विचारधारा में बंट चुकी थी। मुस्लिम लीग जो है वो कांग्रेस से अलग हो चुकी थी और खुद मुस्लिम लीग भी अलग अलग विचारों में बंट चुकी थी। एक संयुक्त निर्वाचक मंडल के समर्थक थे, एक अलग निर्वाचन मंडल के समर्थक थे, तो वो भी बंट चुकी थी। 1923 से 27 के बीच बहुत सारे हिंदू मुस्लिम दंगे भी हुए, तो एक अलगाव का वातावरण हो चुका था। इसके साथ ही जो कट्टरपंथी शक्तियाँ थी वो ताकतवर हो रही थी और दूसरी तरफ ये देखा गया कि आर्थिक स्थिति खराब हो रही थी। खास करके जिन सामानों का निर्यात यहाँ से होता था, उन सामानों के मूल्य गिर रहे थे और जब उनके मूल्य गिर रहे थे तो जो भी व्यापारी वर्ग था या उससे जुड़े हुए जितने लोग थे, उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो रही थी। दूसरी तरफ यह भी देखा गया कि प्रथम विश्व युद्ध के टाइम में जो इंग्लैंड से या यूरोप से आयात होते थे सामान, उनके आयात में परेशानियां होने लगी, तो अनिश्चित रूप से ही भारत में उद्योगीकरण का विकास हुआ और एक औद्योगिक वर्ग जन्म लिया जो बहुत ही ताकतवर हो गया। और 1927 में हम देखते हैं कि फिक्की की स्थापना होती है और जो ये औद्योगिक वर्ग था, जिसमें घनश्याम दास बिरला, पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास थे और लालजी नारायण, इन लोगों का मानना था कि अभी ये आवश्यक है कि कांग्रेस को मजबूत किया जाए ताकि बाद में उससे जो औद्योगिक घराना है वो फायदा उठा सके। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो कांग्रेस को औद्योगिक घराने का भी समर्थन प्राप्त था। तो जो वो परिस्थितियां थी 1930 से पहले, जिस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन था, वो इस प्रकार की परिस्थितियां थी। इसी बीच साइमन कमीशन का आगमन भारत में वह एक चिंगारी का काम किया, क्योंकि साइमन कमीशन में सारे व्हाइट मैन थे, कोई भी भारतीय नहीं था। तो इंडियन जो लीडर्स थे उनका मानना था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो भारतीयों की समस्याओं को समझ नहीं पाएंगे, तो वो क्या रिकमेंड करेंगे इंडियंस के बारे में। तो इनकी ये शिकायत थी कि कम से कम उसमें एक इंडियंस होना चाहिए। तो साइमन गो बैक का नारा लगा और साइमन कमीशन का विरोध किया गया। ये ऐसा फेज है जिस समय मजदूर वर्ग भी बहुत ही असंतुष्ट था। 1928 और 29 के बीच में तकरीबन 203 हड़ताल मजदूरों के द्वारा की गई और जो मजदूर थे वो इस समय तक कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित हो रहे थे। तो मजदूर आंदोलन भी एक उग्र आंदोलन हुआ था। मतलब हम देख रहे हैं कि एक असंतोष का वातावरण हर जगह फैल रहा था। फिर यह भी देखा गया कि 1928 में नेहरू रिपोर्ट आया, जिस रिपोर्ट से जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस नाखुश थे। दूसरी एक और घटना जो हुई बारदोली की, 1927 में बारदोली के लगान को बॉम्बे गवर्नमेंट के द्वारा बढ़ा दिया गया, जिसका विरोध हुआ और उसके खिलाफ आंदोलन हुआ। और यह आंदोलन, बारदोली का जो आंदोलन है वो बहुत ही सफल रहा, जिसके बारे में जूडिथ ब्राउन का कहना है कि महात्मा गांधी जो है वो फिर से एक राष्ट्रीय सीन में आ गए। जूडिथ ब्राउन का कहना है कि बारदोली ने महात्मा गांधी को मानसिक अवसाद से बाहर किया और
दिसंबर 1928 में जब कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो फिर से महात्मा गांधी एक राष्ट्रीय नेता के रूप में उभर कर सामने आए। नेहरू रिपोर्ट जो है, जिसमें डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी, पंडित नेहरू और सुभाष चंद्र बोस इसका विरोध कर रहे थे। तो बीच में गांधी ने एक समझौता प्रस्ताव लाया और उन्होंने ये कहा कि अगर 31 दिसंबर 1930 तक पूर्ण स्वराज की बात नहीं मान ली जाती है, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस और नेहरू का डिमांड था पूर्ण स्वराज, डोमिनियन स्टेटस नहीं, तो अगर ऐसा नहीं होता है 31 दिसंबर 1930 तक अगर सरकार पूर्ण स्वराज प्रदान नहीं करती है तो एक सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया जाएगा। इससे भी नेहरू और सुभाष नाखुश थे, तो फिर उसे महात्मा गांधी ने एक साल कम कर दिया इस पीरियड को और 1929 ईयर निर्धारित किया कि अगर 1929 तक नहीं मान लेती है तो फिर उसे एक आंदोलन खड़ा किया जाएगा स्वराज की प्राप्ति के लिए। 31 अक्टूबर 1929 को एक इरविन प्रस्ताव आया जिसमें सभी समस्याओं के निदान के लिए गोलमेज सम्मेलन की बात की गई, लेकिन उस प्रस्ताव को नहीं माना गया और हम देखते हैं कि 1929 में लाहौर कांग्रेस में पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पास किया गया और पूर्ण स्वराज के लिए आंदोलन की बात की गई। 31 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी अपने 11 पॉइंट के साथ आते हैं, 11 सूत्री मांग रखते हैं वायसराय के सामने, जिसमें सुमित सरकार के अनुसार अगर देखा जाए तो उसमें से 6 मांगे ऐसी थी जो जनरल मांगे थी, सामान्य लोगों से जुड़ी हुई मांगे थी, जैसे फौज के खर्च में 50% कटौती करना, जो सिविल पदाधिकारी हैं उनके खर्च में कटौती करना, पूर्ण नशाबंदी, CID में सुधार, हथियार कानून में संशोधन करना, राजनीतिक बंदियों को रिहाई करना। तो इस तरह से 6 जनरल मांगे रखी गई थी। 3 विशिष्ट मांगे थी जो औद्योगिक घरानों के लिए थी, जैसे रुपया और स्टर्लिंग का जो विनिमय दर है वो 1 शिलिंग 4 पेंस करना। इसके अलावा जो आयात की जाती है वस्तुएं, तो एक संरक्षण मूलक कोई व्यवस्था करना ताकि जो भारतीय प्रोडक्ट है वो भी बिक सके। फिर ये भी देखा, इस तरह की मांगे रखी गई। फिर यह भी देखा गया कि किसानों के लिए भी कुछ विशिष्ट मांगे रखी गई, जैसे कि राजस्व भू लगान में 50% की कटौती करना और जो नमक कर है या नमक पर जो सरकार का एक अधिकार है उसको समाप्त करना। तो इस तरह से 11 सूत्री मांग को लेकर महात्मा गांधी वायसराय के समक्ष रखते हैं ताकि इस पर विचार किया जाए, अन्यथा जो है सो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया जाएगा। फरवरी 1930 के अंत से ही महात्मा गांधी नमक की बात जोर शोर से करने लगे थे। तो एक तरह से आंदोलन का जो सूत्र है वो नजर आने लगा था और बाद में उन्होंने घोषणा की कि वो साबरमती आश्रम से अपने 78 सहयोगियों के साथ दांडी की यात्रा करेंगे, जो साबरमती से 240 मील की दूरी पर है, और वहां जाकर नमक कानून को तोड़ेंगे। ये देखने में बड़ा सिंपल आंदोलन लग रहा था, लेकिन यह महात्मा गांधी की एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी थी। उनको ये पता था कि इतनी लंबी यात्रा करने के बाद जो ये आंदोलन है और आंदोलन का जो स्वरूप है उसके बारे में पूरे देश में लोग जानेंगे और धीरे धीरे पूरे देश में लोग उद्वेलित होंगे और उसका समर्थन इनको प्राप्त होगा। अंग्रेज इस बात को समझ नहीं पाए। इरविन जो है वो इस बारे में कहता है कि महात्मा गांधी ने जो नमक सत्याग्रह शुरू किया है इससे मैं निश्चिंत हूँ और मैं रातों को जगता नहीं हूँ। तो ये उसके निश्चिंतता को दिखाती है। लेकिन ठीक 1 साल बाद वो महात्मा गांधी के समक्ष खुद ये बात एक्सेप्ट करता है कि आपने जो ये नमक की राजनीति की वो बहुत ही अच्छी राजनीति थी। मतलब कि उस चीज को वो समझ नहीं पाया, उसको लगा कि ये एक मामूली आंदोलन होगा, लेकिन नमक को बीच में रखकर महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन बना दिया। इसकी वजह ये थी कि नमक एक ऐसी चीज थी जो सबके आवश्यकता की चीज थी। इसको किसान भी समझ सकते थे, अनपढ़ जो थे, भोले भाले थे, वो भी समझ सकते थे कि ये जो लड़ाई है वो उनके लिए है।
उसी की जगह अगर महात्मा गांधी ये कहते कि सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने जा रहे हैं, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन अधिकांश लोग समझ नहीं पाते कि आंदोलन क्या है। अभी भी अगर बहुत लोगों से हम पूछें तो वो सविनय अवज्ञा को ठीक से डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो ये काम सविनय अवज्ञा आंदोलन ही हो रहा था। आंदोलन का जो स्वरूप था वो सविनय अवज्ञा ही था, लेकिन उसकी जगह नमक सत्याग्रह का नाम देकर और नमक को इस आंदोलन का सिंबल बनाकर महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को जन जन का आंदोलन बना दिया और एक राष्ट्रीय स्वरूप इसको दिया। और अपने 78 सहयोगियों के साथ वो जहाँ से भी गुजरते थे तो उनके स्वागत में बहुत सारे लोग खड़े रहते थे और उनके साथ हो जाते थे। तो एक तरह से एक हुजूम उनके साथ चलने लगा और वो हुजूम 240 मील के सफर को तय करके 6 अप्रैल 1930 को दांडी पर महात्मा गांधी ने एक मुट्ठी नमक बनाकर इस सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की और पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल पड़े। अब यहाँ एक मुद्दा ये था कि जहाँ जहाँ समुद्र तट है वहाँ तो नमक कानून को तोड़ा गया, लेकिन जिन जगहों पे समुद्र तट नहीं है वहाँ सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप कुछ अलग थे। जैसे कहीं चौकीदारी टैक्स, खास करके बिहार वगैरह में चौकीदारी टैक्स रोक दी गई, कुछ जगह आंध्र प्रदेश वगैरह में कुछ जगह जंगल कानून को तोड़ा गया। तो अलग अलग कानूनों को तोड़कर सिंबॉलिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन का समर्थन किया गया और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई, उसको आगे बढ़ाया गया। इस आंदोलन की शुरुआत के बाद महात्मा गांधी को तुरंत गिरफ्तार नहीं किया गया, तो स्थानीय नेताओं ने इसका उपयोग किया और जो आम जनता है उसको समझाने की कोशिश की कि अब हम जीत गए हैं और सरकार हमसे डर गई है, सरकार कहीं जाकर छुप गई है। अंततः 14 अप्रैल को जवाहरलाल नेहरू को गिरफ्तार कर लिया गया। महात्मा गांधी का ये मानना था, या बाद में ब्रिटिशर्स भी ये मान रहे थे कि महात्मा गांधी ने अपने इस अहिंसात्मक सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वारा ब्रिटिशर्स को एक डायलेमा में रख दिया। वो दिग्भ्रमित हो गए। अब वो सोच नहीं पा रहे थे कि उनको करना क्या है। अगर इस आंदोलन को चलने देते हैं तो खुलेआम जो है वो ब्रिटिश कानून की धज्जी उड़ती है और ब्रिटिश गवर्नमेंट की कमजोरी सामने आती है, और अगर इसे वो दबाती है तो एक निस्संस, एक इनह्यूमन गवर्नमेंट का फेस सामने आता है। लोगों के बीच ये मैसेज जाएगा, भारत में भी और इंग्लैंड में भी, कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है इंडिया में वो एक निहत्थी जनता पर जो एक अहिंसात्मक आंदोलन कर रही थी उसके साथ बर्बरता का व्यवहार किया, जिसको बाद में एक मद्रास के अधिकारी ने स्वीकार भी किया है कि उसका कहना है कि अगर हम ज़्यादा बोलें तो कांग्रेस चिल्लाएगी कि दमन हो रहा है, और अगर हम कुछ ना करें तो कांग्रेस ये कहेगी कि हम जीत गए हैं। तो एक जो है दिग्भ्रमित अवस्था थी, एक कुछ नहीं किंग कर्तव्य विमूढ़ जो स्थिति हो जाती है कि व्हाट टू डू की स्थिति में, कि कांग्रेस के साथ या महात्मा गांधी के साथ ब्रिटिशर्स कैसे डील करें, ये डील करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। तो महात्मा गांधी ने इस तरह की टैक्टिक्स, इस तरह की योजना बनाई कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को कुछ नहीं करने की स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। लोग बहुत उत्साहित थे, हर जगह ये आंदोलन चल रहा था। पेशावर में तो ये एक तरह से पेशावर पर लोगों का कब्जा हो गया था, और ये घटना इसलिए और ज़्यादा मशहूर है कि लोगों पे जब गोली चलाने का आदेश दिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, तो सेना ने निहत्थी जनता पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। तो हर जगह अपने अपने रूप में जो भी लीडर्स थे वो सब जो समुद्र तट के किनारे थे वो महात्मा गांधी के नमक बनाने के बाद समुद्र तट पर जाकर नमक बनाना शुरू कर दिए और नमक कानून को तोड़ना शुरू कर दिए। बिहार में जंगल चौकीदारी टैक्स को रोका गया, आदिवासी वगैरह जो है वो जंगल कानून को तोड़ने लगे। तो एक बृहद पैमाने पर यह आंदोलन विकसित हुआ। एक और बात देखी गई कि इस आंदोलन में जो औद्योगिक घराना है उसकी भागीदारी बहुत रही, महिलाओं की भागीदारी इसमें बढ़ी। महात्मा गांधी के आह्वान पर बहुत सारी महिलाओं ने इसमें भाग लेना शुरू किया। दूसरी तरफ ये भी देखा गया कि
मुसलमानों का जिस तरह से सहयोग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में मिला था, वो भागीदारी अब मुसलमानों की कम हो गई थी, और मजदूरों की भी भागीदारी अब इस आंदोलन में कम होने लगी थी, इसलिए कि शायद कि मजदूरों पर अब कम्युनिस्ट का कंट्रोल ज़्यादा हो गया था, वो उनकी विचारधारा से ज़्यादा प्रभावित हो रहे थे, तो उनकी भागीदारी भी हम कम देखते। ऐसा नहीं कह सकते कि उनकी भागीदारी नहीं थी, लेकिन असहयोग आंदोलन की तुलना में उनकी भागीदारी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हमको कम देखने को मिलती है। जब महात्मा गांधी ने ऐलान किया कि अब वो धरसाना नमक निर्माणशाला पर अपने साथियों के साथ घेराबंदी करेंगे, हमला करेंगे और नमक कानून जो उन्होंने तोड़ा है उसको आगे बढ़ाएंगे, तो अंत में 4 मई को 1930 को वायसराय के आदेश पर महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन महात्मा गांधी के गिरफ्तार करने से जो धरसाना पर हमला बोलने वाला कार्यक्रम था वो बंद नहीं हुआ। 21 मई को सरोजिनी नायडू, महात्मा गांधी के साउथ अफ्रीका के एक दोस्त थे इमाम साहब, और महात्मा गांधी के पुत्र मनीलाल के नेतृत्व में 2000 लोगों ने धरसाना जो नमक निर्माणशाला है उस पर हमला बोला। वो अलग अलग जत्थे में जाते थे और बिल्कुल ही निहत्थे जाते थे। वो उस निर्माणशाला की सुरक्षा में जो सैनिक बल था वो लगातार हमला करता रहा। एक जत्थे के लोग जब घायल हो जाते थे तो उनको वहाँ से हटा दिया जाता था, दूसरा जत्था सामने आता था, फिर उनको मारकर उनको घायल कर दिया जाता था। बहुत सारे लोग बेहोश हो जाते थे। करीब करीब 320 लोग घायल हुए और 2 लोगों की मृत्यु हुई। इस घटना को एक अमेरिकी जर्नलिस्ट है, पत्रकार हैं, बिल मिलर ने इसका बहुत ही अच्छा ब्यौरा दिया है। तो इस प्रकार से निहत्थी जनता वो लाठियां खाती रही, लेकिन इस आंदोलन को जारी रखा और कहीं भी हिंसा का प्रयोग नहीं किया। इसी प्रकार बंबई के बडाला में जो नमक कारखाना था उस पर हमला बोला गया। कर्नाटक में सैनिकट्टा में नमक का कारखाना था, उस पर हमला बोला गया और नमक को लोग लूट कर ले गए। हालांकि कहीं भी हिंसात्मक कार्रवाई जनता के द्वारा नहीं हुई। हाँ, जनता जरूर पुलिस के द्वारा मारी गई, पीटी गई, लेकिन नमक कानून को तोड़ने का जो सिलसिला है वो जारी रहा। कपड़ों का बहिष्कार करने और शराब का बहिष्कार करने में नौजवानों ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कई जो मिल मालिक थे उन्होंने तो शपथ ले ली कि वो विदेशी धागे का प्रयोग नहीं करेंगे और कोई ऐसा मोटा कपड़ा नहीं बनाएंगे जिसकी स्पर्धा खादी से हो सके। तो इस प्रकार हर तबका जो है अपने अपने ढंग से इस आंदोलन को सहयोग कर रहा था। बिहार के भागलपुर में, मुंगेर में, सारण में लोगों ने कर अदा करने से मना कर दिया और चौकीदारों को प्रेरित किया कि वो त्यागपत्र दे दें। बंगाल में मानसून की शुरुआत हो गई थी जिस वजह से नमक बनाने में दिक्कत हो रही थी, तो वहाँ के लोगों ने भी जो चौकीदारी कर और यूनियन बोर्ड जो है उसके खिलाफ एक आंदोलन शुरू किया। गुजरात में बारडोली में, भरूच में लोगों ने कर अदा करना, लगान अदा करना बंद कर दिया और बहुत से लोग तो अपने परिवार और मवेशियों के साथ जो ब्रिटिश एरिया था उसको छोड़कर बड़ौदा चले गए ताकि उनको कर देना ना पड़े। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हर जगह अलग अलग तरह के आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। असम में कलिंघम सर्कुलर के विरोध में छात्रों ने एक सशक्त आंदोलन चलाया, जिस सर्कुलर के अनुसार छात्रों को और उनके अभिभावकों को सद्भावनापूर्ण व्यवहार करने की एक गारंटी देनी होती थी। तो इस तरह से अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह के आंदोलन हो रहे थे। आंदोलन जो है वो पूरे भारतवर्ष में फैल रहा था, जिससे अंत में ब्रिटिश गवर्नमेंट भी घबराई। हालांकि कई जगह ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बलपूर्वक इसको कुचलने की कोशिश भी की, फिर भी आंदोलन जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। नतीजा ये हुआ कि महात्मा गांधी और इरविन के बीच 15 दिनों के विचार विमर्श के बाद एक समझौता हुआ। 5 मार्च 1931 को जो ये समझौता हुआ, इसको कुछ लोगों ने शांति समझौता और कुछ लोगों ने अस्थायी करार का नाम दिया। इसी समझौते के तहत जो भी शर्तें रखी गई, जैसे जो राजनीतिक बंदी है उनको रिहा कर देना,
जिनकी ज़मीनें छीन ली गई है, अगर वो किसी तीसरे पार्टी को नहीं बेची गई है तो इनको वापस कर देना, कर माफ़ी करना, इन सारी बातों की बातें की गई। और उसमें ये भी रखा गया कि जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगा उसमें कांग्रेस भाग लेगी और कांग्रेस ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो है उसको स्थगित करने की बात को स्वीकार कर दी। आरके मूर का कहना है कि गांधी इरविन समझौते के पीछे जो पूंजीपति वर्ग है उसका दबाव एक महत्वपूर्ण कारण था। और इस आरजे मूर की जो विचारधारा है या उसकी जो विचार है उसको सुमित सरकार, जुडिथ ब्राउन, वासुदेव चटर्जी भी स्वीकार करते हैं। एडीटी गार्डन का कहना है कि मंदी, बहिष्कार, हड़ताल, सामाजिक अव्यवस्था के कारण जो बड़ा बड़ा औद्योगिक घराना है उसका उत्साह ठंडा हो गया था और वो चाहते थे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त हो जाए या कांग्रेस और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में कोई समझौता हो जाए। लेकिन वो ये भी मानते हैं कि अभी भी जो दुकानदार थे, छोटे व्यापारी थे, उनका बहुत बड़ा समर्थन महात्मा गांधी को प्राप्त था। दूसरी बात हम ये भी कहेंगे कि कांग्रेस पर या हम ये कहें कि महात्मा गांधी पर दबाव डालने की स्थिति में कोई भी औद्योगिक घराना कभी भी नहीं रही। कांग्रेस शुरू से एक क्षत्रिय संस्था थी जिसमें सभी वर्ग के लोग शामिल थे। तो कोई एक वर्ग महात्मा गांधी पर या कांग्रेस पर दबाव डालकर किसी आंदोलन को स्थगित नहीं कर सकता था। जो स्थगित करने का मूल कारण ये था कि कुछ जो निचला वर्ग था वो थोड़ा उग्र भावना उसमें आ गई थी, वो जो अहिंसा का मूल्य है उससे भटक रही थी और जो स्थानीय कांग्रेस के लीडर थे उनका नेतृत्व मानने को वो अब तैयार नहीं थे। तो आंदोलन हिंसात्मक रास्ते पर ना चला जाए, शायद इस वजह से इस आंदोलन को गांधी इरविन समझौते के द्वारा कुछ दिनों के लिए स्थगित किया गया। महात्मा गांधी गोलमेज सम्मेलन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में केवल मुस्लिम ही नहीं बल्कि दलित, एंग्लो इंडियन, भारतीय और यूरोपीय जो ईसाई थे वो भी सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग कर रहे थे जो महात्मा गांधी को मान्य नहीं था। अतः जो ये गांधी इरविन समझौता हुआ था जिसके तहत राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कुछ एक समझौता करने की बात हुई थी वो समाप्त हो गया और महात्मा गांधी वापस आ गए और फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने की बात उन्होंने कही। लेकिन जब सेकेंड राउंड में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होने की बात हुई तो देखा गया कि जो औद्योगिक घराना है वो दुविधा की स्थिति में थी और वो खुलकर पहली बार की तरह महात्मा गांधी को समर्थन करने की स्थिति में नहीं थी। कांग्रेस और बॉम्बे के मिल मालिकों के बीच में एक अलगाव खुलकर नजर आया और जो मिल मालिक थे वो होमी मोदी के नेतृत्व में कांग्रेस को और महात्मा गांधी को आंदोलन न शुरू करने की एक चेतावनी भी दी थी। 1933 तक आते आते कमजोर होती अर्थव्यवस्था और हिंसा का बढ़ना ने, हिंसा में हो रही बढ़ोतरी ने महात्मा गांधी के जो सबसे बड़े समर्थक थे गुजराती और मारवाड़ी व्यापारी, उनका उत्साह भी ठंडा हो गया और देखा ये गया कि अब सविनय अवज्ञा आंदोलन में लोगों का पार्टिसिपेशन और उनका सहयोग धीरे धीरे समाप्त होने लगा और अंततः 1934 तक आते आते सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरी तरह से समाप्त हो गया। यह आंदोलन तो जरूर समाप्त हो गया लेकिन इसने लोगों में एक उत्साह भरी और नमक को जो एक मूल मंत्र बनाया गया, इससे पूरा भारतवर्ष एकजुट हो गया और जो सामान्य जनता थी उसके समझ में भी आ गई कि कांग्रेस या महात्मा गांधी जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो एक जन आंदोलन है और एक जनता के हित के लिए वो लड़ाई लड़ी जा रही है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में आज इतना ही। मेरे जो अन्य वीडियो हैं उनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर आप चाहें तो उसे भी देखें और मे भी वो भी आपके लिए हेल्पफुल हो और खुद भी देखें, अपने दोस्तों को भी सजेस्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। सी यू अगेन विथ अ न्यू टॉपिक।